हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स में हार्दिक स्वागत है। तो गाइज, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग। गाइज, इसके पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था लर्निंग यानी कि अधिगम या सीखना। तो गाइज, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया है क्या। गाइज, इसके पहले वाले जो सेशन लिया था हमने, उसमें हम परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें बताया गया था कि जो अधिगम होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम की क्रिया चेतन या अचेतन रूप में जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी कि चेतन में से ही रहता है कि कुछ चीज़ें जिन्हें हम याद करते हैं या कुछ चीज़ें जिन्हें हम देखते हैं तो हमारे वो एक्टिव माइंड में हमेशा याद रहता है हमें। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि हमारे साथ वो घटना हो चुका है या हम उसे देख चुके हैं, बट वो हमें अभी नहीं याद आ रहा है, वो हमारे अचेतन मन में चला गया है। तो हम अचेतन रूप में या चेतन रूप में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। व्यक्ति का विकास अधिगम प्रक्रिया द्वारा ही होता है। यानी जो व्यक्ति का डेवलप होता है शरीर, वो अधिगम के ही द्वारा होता है। अधिगम के द्वारा व्यक्ति का मानसिक विकास भी होता है। इसका आधार है परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। यानी कि जब वह लगभग उसका विकास हो जाता है तो उसे परिपक्वता बोला जाता है। तो अधिगम के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर मैच्योरिटी का क्वालिटी आता है। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा का होना आवश्यक है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन। जो लर्निंग की प्रोसेस है उसमें मोटिवेशन का होना अत्यंत आवश्यक है। गुथरी मनोवैज्ञानिक है, इनके अकॉर्डिंग है गुथरी, हम नाम याद रख सकते हैं गुथना से। जैसे कि अगर हम मोती का माला गूंथते हैं तो उससे हम याद रख सकते हैं गुथरी। तो गुथरी के अकॉर्डिंग है कि अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है, जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। यानी कि पूर्व अनुभव, हम अगर कोई भी नॉलेज गेन करते हैं या कुछ भी नया काम करते हैं या कुछ नया सीखते हैं तो वो हमारे अनुभव में आ जाता है, वो हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है। तो वो अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है। यानी कि अगर हम किसी अलग परिस्थिति में कर रहे हैं काम तो वो अलग तरीके से कार्य करने की क्षमता हमारी अधिगम है। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो अगर उसको हम अलग तरीके से कर रहे हैं तो अलग तरीके से हम अधिगम के ही माध्यम से कर पाने में संभव हो सकते हैं। तो ये सबके कारण अधिगम है कि अधिगम के द्वारा हम किसी भी चीज़ को नए तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, नए तरीके से उसे बना सकते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग डिफिनीशन थी? गुथरी के अकॉर्डिंग। इंग्लिश में अगर हम देखते हैं कि एबिलिटी टू लर्न इज टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू सिचुएशंस बिकॉज ऑफ अ पास्ट एक्सपीरियंस टू अ सिचुएशन, प्रोफेसर गुथरी। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में सूटेबल लगे, हिंदी या इंग्लिश, आप लर्न कर सकते हैं। फिर गाइस, हम देखते हैं कि पील महोदय ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है, चेंजेस है, जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है। अधिगम की प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। तो गाइस, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कि अधिगम के द्वारा व्यक्ति में अस्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार के परिवर्तन आते हैं। यानी जो लर्निंग है उसके द्वारा जो व्यक्ति है उसमें अस्थायी यानी कि परमानेंट, अस्थायी यानी टेम्परेरी जो चेंजेस हैं वो आते हैं। अस्थायी जैसे कि वो अगर किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली वो सीख रहा है, उसे बार बार कर रहा है, उसकी हैबिट बन जा रही है, तो वो अस्थायी लर्निंग उसकी कही जाएगी। अस्थायी जैसे वो कुछ आज किया फिर कल किया फिर उसके बाद परसों अलग किया, यानी कि उसकी आदत में नहीं है, तो वो भी सीख रहा है, अलग अलग तरीके से सीख रहा है, लेकिन वो अस्थायी लर्निंग है। गाइस, फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है अधिगम व्यक्ति की सहज स्वाभाविक क्रियाओं जैसे पलके झपकाना, हाथ खींच लेना आदि से भिन्न है। यानी कि तो गाइस, जो सहज स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं जैसे पलके झपकाना, हाथ खींच लेना या उद्दीपक को देखकर क्रियाएं करना, प्रतिक्रिया करना, तो ये सब अधिगम नहीं कहा जाएगा। यानी कि जो अपने आप से स्वाभाविक रूप से स्वतः हो जाता है वो अधिगम नहीं है। अधिगम सामाजिक और जैविक अनुकूलन या चेतन उद्देश्य से हो सकता है। यानी कि अधिगम में सामाजिक भावना निहित होती है, जैविक अनुकूलन या चेतन उद्देश्य से हो सकता है अधिगम। अधिगम व्यक्ति में सामाजिक या असामाजिक दोनों प्रकार के व्यवहार पैदा कर सकता है। जैसे व्यक्ति सोसाइटी के संपर्क में जब आता है तो सीखता है, तो उसकी सोसाइटी में जिस तरीके से कार्य होगा उसी तरीके से उसका अधिगम होगा, उसी तरीके से वो उसकी लर्निंग पावर जो है, लर्निंग कैपेसिटी वो भी स्ट्रांग होगी। तो सोसाइटी में वो सामाजिक चीज़ अगर सीखेगा
तो उसकी जो भावना डेवलप होगी वो सामाजिक होगी। और अगर सोसाइटी में असामाजिक कार्य हो रहे हैं तो उसी तरीके से उसके जो बिहेवियर है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सामाजिक या असामाजिक दोनों प्रकार के व्यवहार पैदा कर सकता है अधिगम। अधिगम त्रुटि रहित या त्रुटिपूर्ण हो सकता है, जैसे कि ये भी होता है कि अधिगम त्रुटि रहित यानी कि बिना गलती के, या त्रुटिपूर्ण या गलती से पूर्ण हो सकता है। यानी कि जो अधिगम होता है वो त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है और त्रुटि रहित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अधिगम केवल त्रुटि रहित या केवल त्रुटिपूर्ण ही हो, वो दोनों प्रकार का हो सकता है। फिर गाइस मनोवैज्ञानिक बोआज ने कहा है अधिगम एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण सामान्य जीवन की मांगों की पूर्ति के लिए अर्जित करता है। यानी कि अधिगम को इन्होंने एक प्रोसेस माना है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें यानी कि हैबिट्स, ज्ञान यानी कि नॉलेज एवं दृष्टिकोण यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू सामान्य जीवन की मांगों की पूर्ति के लिए अर्जित करता है। यानी कि जो उसके जीवन में जो डिमांड रहती है तो उसी के अकॉर्डिंग वह अपने आदत को, ज्ञान को, दृष्टिकोण को डेवलप करता है। Learning is the process which the individual acquires various habits, knowledge and attitudes that are necessary to meet the demand of life in general। प्रोफेसर बोज के अकॉर्डिंग था। अब गाइस हम देखते हैं वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, जब किसी नए कार्य का करना सबलीकृत रेनफोर्स्ड हो जाता है और कालांतर की क्रियाओं में वह पुनः प्रकट होता है तो उसे नए कार्य का करना, उस नए कार्य का करना अधिगम कहलाता है। ये वुडवर्थ के अकॉर्डिंग था। यह परिभाषा स्किनर द्वारा चूहों पर किए गए प्रयोग से स्पष्ट हो जाती है। तो स्किनर का जो प्रयोग है अधिगम में, इनका क्या रोल है, स्किनर ने अधिगम के बारे में क्या कहा है, कैसे व्यक्ति सीखता है, तो चूहों पर जो प्रयोग किए थे इन सब के बारे में हम अगले वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। फिर गाइज हम अधिगम के प्रक्रिया में जो सोपान है उनको देख लेते हैं। अधिगम के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए, उसे कुछ देखना भालना चाहिए, उसे कुछ करना चाहिए और अंत में उसे कुछ प्राप्त करना चाहिए। इन ऑर्डर टू लर्न वन मस्ट वांट समथिंग, नोटिस समथिंग, डू समथिंग एंड गेट समथिंग। ये मिलर तथा डोलार्ड के अकॉर्डिंग है। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं अधिगम की प्रक्रिया में जो सोपान है। गाइज अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर भी करिए, ताकि जो बीएलएड कर रहे हैं या कोई टेट सीटेट की आप प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके पास आप शेयर कर सकते हैं, वो भी इससे अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकता है और चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। अधिगम प्रक्रिया की विशिष्टताएँ यानी कि फीचर्स ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इसको हम नेचर भी बोल सकते हैं, अधिगम का नेचर। तो अधिगम की परिभाषाओं में अधिगम को एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया का स्वरूप मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। यदि अधिगम की विशिष्ट प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाए तो अधिगम प्रक्रिया की निम्नलिखित विशिष्टताएं प्रकाशित होती है। तो अगर एग्जाम में आपको लिखने को आता है कि अधिगम के नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, या अधिगम की विशिष्टताएं क्या है, टेट और सीटेट में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसमें से बीच में कहीं पूछ लिया जा सकता है कि अधिगम में क्या है क्या नहीं है, सार्वभौमिक है, परिवर्तन है, विकास है या वृद्धि है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये सभी ऑप्शन सही हैं, बट जो वृद्धि वाला है वो ऑप्शन गलत है। तो इस तरीके से उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आपको इस तरीके से करना रहता है। बट गाइज अगर बीएलएड, डीएलएड या बीएड कर रहे हैं आप, तो उसमें हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना रहता है, पूरा लिखना रहता है। उसमें इस तरीके से पूछा जाता है कि अधिगम क्या है और अधिगम की प्रकृति या विशिष्टताएं बताइए। तो आप इस तरीके से पूरा लिख सकते हैं। अधिगम सार्वभौमिक है। लर्निंग इज यूनिवर्सल, यानी कि जो व्यक्ति होता है ऐसा नहीं है कि केवल वो एक विशेष परिस्थिति से ही सीख पाता है या कहीं स्कूल जाकर ही सीखता है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति या बालक जब जन्म लेता है या जन्म से पहले ही गर्भ में जब रहता है तब से लेकर और मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वो किसी भी परिस्थिति, किसी भी घटना या किसी भी स्थान, वो इन सभी चीज़ों से हर एक जगह सीखता रहता है, औपचारिक अनौपचारिक तरीके से। फिर गाइज उसके बाद सेकंड है कि अधिगम परिवर्तन है, यानी कि गाइज अगर आप सीख रहे हैं फिर कुछ नया सीखें,
फिर उसको सीखने के बाद आप अपने व्यवहार में चेंजेस लाते हैं। तो इस तरीके से अधिगम परिवर्तनशील है, यानी कि अधिगम आप जो आज कुछ सीख रहे हैं अगले दिन कुछ नया सीखेंगे, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो अधिगम है वो परिवर्तनशील है। फिर गाइस नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिगम विकास है, यानी कि लर्निंग इज डेवलपमेंट। बालक का विकास अधिगम प्रक्रिया के ही द्वारा होता है, क्योंकि बालक जब सीखता है, कुछ नया सीखता है, नॉलेज गेन करता है, तो उसका विकास होता है। वो विकास सर्वांगीण विकास भी हम बोल सकते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो सर्वांगीण के अंतर्गत जैसे कि सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, इन तरीके से उसका विकास होता है। ये सब अधिगम के ही द्वारा पॉसिबल है। फिर गाइस अधिगम अनुकूलन है, यानी कि लर्निंग इज एडजस्टमेंट। अधिगम प्रक्रिया द्वारा बालक समाज व वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है, यानी कि जब वो समाज के संपर्क में आता है या कहीं बाहर जाता है तो वो समाज में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कुछ नया नया चीज़ सीखता है और अपने तरीके से उस तरीके जैसे कि इस सोसाइटी को जिस तरीके से चाहिए या जिस तरीके से एडजस्ट करने में जो पहलू हमें चाहिए या उसके जैसे कि गाइज हम अपने सोसाइटी के साथ एडजस्ट होने के लिए या उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए नए नए नॉलेज लेते रहते हैं और उनके तरीके से व्यवहार भी करते हैं ताकि सभी लोगों को अच्छा लगे। तो इस तरीके से अधिगम अनुकूलन है। फिर गाइज ये जो है कि अधिगम अनुकूलन है, गेट्स तथा अन्य ने भी इसे स्वीकार किया है कि अधिगम अनुकूलन है। फिर गाइस इसके बाद अधिगम प्रयोजन पूर्ण है, यानी कि लर्निंग इज अ पर्पसिव। अधिगम के लिए किसी प्रयोजन का होना आवश्यक है। प्रयोजन पूर्वक ही अधिगम का लक्ष्य होता है। प्रयोजन अधिगम का लक्ष्य निर्धारित करता है और उन क्रियाओं को दिशा प्रदान करता है। जैसे कि हमारे लाइफ का कोई एम रहता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम अधिगम करते हैं। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें अगर बीएलएड में अच्छा नंबर गेन करना है या हमें बीएलएड में जो कोर्स है उसका सही से नॉलेज लेना है तो हम ये एम अपना निर्धारित किए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अधिगम प्रयोजन पूर्ण है, यानी कि लर्निंग इज अ पर्पसिव। फिर गाइस नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिगम निरंतर है, यानी कि लर्निंग इज कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि आज हम सीख रहे हैं फिर अगले दिन नहीं सीखेंगे। आज भी हम कुछ सीख रहे हैं, कल भी कुछ सीखेंगे। तो अधिगम निरंतर है, यानी कि कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम किसी आयु तक सीमित नहीं है कि हम केवल शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था तक ही सीखेंगे। हम जन्म से लेकर या गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, यानी कि आजीवन कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। तो फिर उसके बाद है गाइज अधिगम रचनात्मक है, यानी कि लर्निंग इज अ क्रिएटिव। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह कुछ रचनात्मक कार्य करे, यानी कि जो मनुष्य है उसकी स्वाभाविक टेंडेंसी है कि वह कुछ नए तरीके से कार्य करे। रचनात्मक मीन्स यही होता है गाइज, क्रिएटिव मीन्स यही होता है कि हम किसी नए चीज़ का निर्माण कर रहे हैं या किसी नए चीज़ को हम सोच रहे हैं, उसे अलग तरीके से सोच रहे हैं, बट उसका उपयोग होना चाहिए, समाज में उसका यूज होना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ का आविष्कार कर रहे हैं तो अगर उसका सोसाइटी में डिमांड है या सोसाइटी में उसका यूज हो रहा है तो वो क्रिएटिव कहा जाएगा। अगर हम कुछ नए तरीके से या नए चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं या नए चीज़ों को सीख रहे हैं या नए चीज़ों को लिख रहे हैं या नए चीज़ों को किसी नए तरीके से कर रहे हैं तो ये क्रिएटिव होगा, जिसका कि सोसाइटी में डिमांड भी हो और यूज भी किया जाता हो। तो इस तरीके से वो कार्य क्रिएटिव कहे जाते हैं। तो व्यक्ति जो होता है वो रचनात्मक कार्य करने में उसको अच्छा लगता है। इस प्रकार के कार्य को करना अधिगम है, जिससे वह विचारों एवं कार्यों के रूपों में साकार करता है। रचनात्मकता व्यक्ति को स्वीक्रिया के द्वारा अधिगम की ओर उन्मुख करती है, यानी कि जब हम रचनात्मक कुछ कार्य करते हैं तो किसी न किसी तरीके से हम वो कार्य करते समय हमारा अधिगम होता जाता है। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिगम पूर्ण परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया है, यानी कि लर्निंग इज अ रिस्पॉन्स टू टोटल सिचुएशन। व्यक्ति विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को पूर्णता के आधार पर परख कर उसके साथ समायोजन स्थापित करता है। पहले वो वस्तुओं को देखता है फिर उसके साथ समायोजन स्थापित करता है, चाहे वो सोसाइटी हो या चाहे कोई व्यक्ति वस्तु हो। तो व्यक्ति परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने के लिए सही अनुक्रियाएं यानी कि सही रिस्पॉन्सेस को सीखता रहता है। अतः अधिगम प्रक्रिया की पूर्ण परिस्थिति के प्रति सही अनुक्रियाओं का प्रतिपादन है। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिगम उत्तेजन तथा अनुक्रिया के मध्य एक संबंध है। उत्तेजन और अनुक्रिया के मध्य, जैसे कि लर्निंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक को देखकर प्रतिक्रिया की भावना आना।
तो गाइस बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे पावलोव का अगर एग्जांपल लें तो पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर। उसमें उन्होंने किया था कि जैसे कुत्ते को एक जगह रखते हैं, फिर उसको खाना तभी दिया जाता है जब एक विशेष प्रकार की घंटी बजती है। तो ऐसे बहुत दिनों तक किया जाता है। फिर उसके जैसे ही वो फिर एक दिन उसको खाना नहीं दिया जाता है, बस वही विशेष प्रकार की जो ध्वनि होती है उसे बजा दिया जाता है। तो कुत्ते के अंदर वो स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है कि लार का टपकना, यानी कि उद्दीपक को देखकर उद्दीपक इसमें हो जाएगा, जो स्वाभाविक जो ध्वनि उत्पन्न की जा रही है विशेष प्रकार की, वो ध्वनि स्टिमुलस का कार्य कर रही है। रिस्पॉन्स यानी लार का टपकना, जो लार सलाइवा जो टपक रहा है कुत्ते के जीभ से या कुत्ते के मुंह से, तो वो रिस्पॉन्सेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अधिगम उत्तेजना तथा अनुक्रिया के मध्य एक संबंध है। गाइस हम इसके बाद वाले सेशन में पावलोव के सिद्धांत, थार्नडाइक के, स्किनर के, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर गाइस उसके बाद है कि अधिगम ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा क्रियात्मक पथ से संबंधित है, यानी कि लर्निंग इज रिलेटिव विद कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन्स। मनुष्य जो कुछ सीखता है उसका क्षेत्र ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक व क्रियात्मक होता है। अतः अधिगम ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है। वह ज्ञान संग्रह करता है, भावनाओं को ग्रहण करता है तथा क्रियाओं को करने हेतु दक्षताओं को भी संकलित करता है। फिर गाइस उसके बाद है अधिगम स्थानांतरणीय है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। एक प्रकार की परिस्थिति में सीखे गए कौशलों अथवा समस्याओं के समाधानों का उपयोग व्यक्ति मिलती जुलती दूसरी परिस्थितियों में कर लेता है, अर्थात अधिगम का स्थानांतरण हो जाता है। इस प्रकार अधिगम स्थानांतरणीय है। तो गाइस जैसे कि अधिगम का स्थानांतरण की अगर बात करें तो इसको भी कई टाइप हैं, जैसे कि अधिगम का स्थानांतरण धनात्मक होता है और फिर ऋणात्मक यानी कि नकारात्मक भी हो सकता है और ऊर्ध्वाधर हो सकता है। इस तरीके से कई सारे स्थानांतरण हो सकते हैं। तो जैसे कि अधिगम स्थानांतरण यानी कि हम जो सीख रहे हैं उसका आज सीख रहे हैं तो आज तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन हम किसी अलग परिस्थिति में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाने में जो हम अधिगम करते हैं उसका प्रयोग हम मोटरसाइकिल को चलाने में या बाइक को चलाने में या हम 4 व्हीलर को चलाने में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक हाथ से लिख रहे हैं तो दूसरे हाथ से भी लिखने में हम उसका कहीं ना कहीं हम अधिगम का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से अधिगम जो है स्थानांतरणीय है। अधिगम शून्य स्थानांतरण भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम एक परिस्थिति में सीख रहे हैं तो अगर दूसरे परिस्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि ना हम जो पहले परिस्थिति में सीखे हैं उस परिस्थिति से या जो हमारा ज्ञान है वो दूसरे चीज़ों को सीखने में ना तो बाधक हो रहा है ना तो सहायक हो रहा है, तो इस प्रकार के जो स्थानांतरण होंगे वो शून्य स्थानांतरण कहे जाएंगे। और धनात्मक स्थानांतरण ये है, पॉजिटिव ट्रांसफरेबल ये है कि जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो जो हमें ज्ञान मिल रहा है उसका हम दूसरे परिस्थिति में सीखेंगे तो उसका हमें प्रॉफिट मिलेगा, उसको हमारे जो ज्ञान है वो सहायक सिद्ध होगा। जैसे कि मैथ में हम जिन नंबर्स का यूज़ करते हैं उनका हम प्रैक्टिकली लाइफ यानी कि अपने व्यवहारिक जीवन में भी यूज़ करते हैं और हर एक सब्जेक्ट में लगभग हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो गणित होता है वो तार्किक होता है, उसमें संख्यात्मक होता है, तो संख्याओं का हम दूसरे परिस्थिति में भी यूज़ करते हैं। तो ये धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। फिर ऋणात्मक स्थानांतरण, जैसे कि अगर हम एक परिस्थिति से सीख रहे हैं तो दूसरी परिस्थिति में हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो जो हमारा ज्ञान है वो दूसरी परिस्थिति में सीखने में बाधक हो रहा है तो वो ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। तो गाइस जैसे कि अगर साइंस है या कोई विज्ञान टाइप सब्जेक्ट है जैसे कि, तो उसको अगर हम धर्म विज्ञान या नीति विज्ञान में उसका यूज़ कर रहे हैं, उसका अप्लाई कर रहे हैं तो उतना कारगर साबित नहीं होता है, यानी कि हमारा पूर्व ज्ञान जो है वो नवीन ज्ञान को सीखने में बाधक हो रहा है। जैसे कि दर्शन शास्त्र अलग है, विज्ञान अलग है, तो विज्ञान के ज्ञान दर्शन शास्त्र से बिल्कुल अलग हैं, तो इसमें हमारा जो पूर्व ज्ञान है वो नए ज्ञान को सीखने में बाधक होता है। तो इस तरीके से ये ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। फिर गाइस उसके बाद अधिगम प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग इज अ प्रोसेस। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीव और वातावरण के मध्य चलती रहती है, यानी जो प्रक्रिया है अधिगम वो जीव और वातावरण के मध्य चलती रहती है। वो वातावरण के संपर्क में आता है तो वो वातावरण से भी सीखता है। यह प्रक्रिया उत्तेजक अनुक्रिया की दशाओं में आवश्यकता की पूर्ति, लक्ष्य की पूर्ति, समायोजन में सफलता की प्राप्ति, व्यवहारिक परिवर्तन तथा सही व्यवहारों के स्थायीकरण में दिखाई देती है। इससे स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया को 4 प्रमुख चरणें हैं। इन्हें निम्नलिखित चित्र के द्वारा समझा जा सकता है।
तो गाइस जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि हमें जो लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, एम है, उसको प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारे अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। उसमें से कुछ असफल होता है, कुछ सफल होता है। जैसे कि लक्ष्य के प्राप्ति में जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अगर हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो रहा है तो उसको सफल प्रयास कहेंगे, और अगर सहायक नहीं सिद्ध हो रहा है तो उसको हम असफल प्रयास कहेंगे। प्रयोजन प्रेरक, यानी कि अगर हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो उसमें स्टिमुलस का भी इफेक्ट पड़ता है। तो गाइज अगर एग्जाम टाइम आप स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा दे रहे हैं तो जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो गाइज इस तरीके से आप इसको सीख भी सकते हैं कि अगर कोई लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है हमें, तो हम कई सारी प्रक्रियाएँ करते हैं। जो प्रक्रियाएँ हमारे लक्ष्य में सहायक होती हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करती हैं, उनको सफल प्रयास कहेंगे। और जो हमारे लक्ष्य को गेन करने में बाधक होती हैं उनको हम असफल प्रयास कहेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं प्रेरक यानी कि स्टिमुलस का यूज होता है। जैसे कि पावलोव के सिद्धांत में हम सीख सकते हैं कि प्रतिक्रिया करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए स्टिमुलस भी होता है, स्टिमुलस भी होना चाहिए। गाइज यहाँ हम देख सकते हैं कि अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 स्टेप्स होते हैं, 4 चरण होते हैं। फर्स्ट है आवश्यकता अथवा प्रयोजन यानी कि नीड और पर्पस। फिर सेकंड है लक्ष्य यानी कि गोल। फिर समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। फिर परिवर्तन यानी कि चेंजेस या चेंज। गाइज आवश्यकता अथवा प्रयोजन के अंतर्गत हम याद रख सकते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में सर्वप्रथम आवश्यकता अथवा प्रयोजन या प्रेरक उत्पन्न होती है। यानी कि अगर हमें कुछ सीखना है तो उसकी पहले हमें क्यों हम सीखेंगे, उसकी आवश्यकता को अगर हम जान जाएंगे तो हमें सीखने में और ज़्यादा सरलता होगी। जैसे कुछ नया चीज़ सीखना है, बच्चों को नया चीज़ सिखाना है, तो सबसे पहले बच्चों को ये बताना है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री उसको पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसका अगर मन नहीं लग रहा है उसमें, तो हम सबसे पहले उससे प्रश्न पूछें कि आप लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। फिर उनको अब बताएं कि हिस्ट्री अगर आप कहीं टूरिज्म करने के लिए जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, पेरेंट के साथ, या किसी और एल्डर भाई बहनों के साथ जाते हैं, तो वहाँ आप लोग उनको बता सकते हैं कि ये प्लेस है, वो प्लेस है, इसका निर्माण अब हुआ था, और यहाँ कैसा मौसम है, वेदर के बारे में जानकारी आप लोग दे सकते हैं उनको, वहाँ की ड्रेसेस सेंस क्या है, इन सब के बारे में आप उनको पहले से बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको अंदर जो बच्चे हैं इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, बताकर कि जो हम अधिगम कर रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या कोई भी चीज़ हो, अगर हम सीख रहे हैं तो उसको क्यों सीख रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्या है। अगर ये हमें जानकारी हो जाती है तो वो चीज़ सीखने में सहायक होती है, सरलता भी होती है। आवश्यकता वह शारीरिक शक्ति है जो व्यक्ति को उसकी पूर्ति के लिए क्रियाशील बना देती है। यानी जब व्यक्ति को उस चीज़ के लिए आवश्यकता रहेगी, ज़रूरत रहेगी, तो वो किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ सीख जाएगा, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। फिर गाइस इसके बाद है लक्ष्य यानी कि गोल। आवश्यकता लक्ष्य उन्मुखी होती है जो व्यक्ति को एक लक्ष्य प्राप्त कर लेने तथा तब क्रियाशील बनाए रखती है। यानी हम लोगों का एक लक्ष्य है कि हम बीएलएड में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से नॉलेज गेन करेंगे, अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर करेंगे, तो ये हमारा एम है। इसी एम को गेन करने के लिए हम अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को। फिर गाइस इसके बाद है समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करने हेतु परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करता है। वह बाधा भेदने के लिए अनेक प्रयास करता है, जिसमें बाधा भेद कर लक्ष्य प्राप्त कराने वाले प्रयास सफल प्रयास कहलाते हैं, शेष असफल प्रयास कहलाते हैं। तो ये सब गाइस जैसे कि आपने चित्र में देखा था वही है कि आप अगर अपने गोल को गेन करने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, अगर वो अपने एम को गेन करने में सहायक सिद्ध हो रहा है तो उसको हम सफल प्रयास बोल देते हैं, और अगर नहीं हो रहा है सहायक तो उसको हम असफल प्रयास बोल देते हैं। फिर गाइस उसके बाद है परिवर्तन यानी कि अधिगम की प्रक्रिया से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। यानी व्यक्ति कुछ अगर नया नॉलेज गेन कर रहा है तो उस अपने व्यवहार में वो परिवर्तन लाएगा। जैसे कि आज वो कुछ सीखा है, अगले दिन कुछ और सीखेगा, तो जैसे जैसे वो सीखेगा वैसे वैसे वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो अधिगम है वो परिवर्तनशील है। तो गाइज मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को हमारा सेशन बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस ज्ञान को अर्जित कर सकें। और गाइज
अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सेशन चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज़।